हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग मदर टंग एंड ऑफ इट्स लिटरेचर। भाषा, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा सामाजिक अंतःक्रिया के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह होती है। इसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करते हैं और सामाजिक व्यवहार करते हैं। भाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। इसके अभाव में मनुष्य विकास नहीं कर सकता और साहित्य भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों का समूह होता है। परंतु भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त सभी विचार साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं। किसी भाषा का साहित्य अपने वास्तविक रूप में मनुष्यों के अनुभव, भाव, विचार और आकांक्षाओं की लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। उसमें जाति, समाज और राष्ट्र विशेष के ज्ञान एवं कला कौशल तथा उसके इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की झलक होती है। वह समाज का दर्पण होता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। भाषा साहित्य का आधार होती है और साहित्य भाषा को सुरक्षित रखता है। ये कह सकते हैं जीवित रखता है। किसी भाषा का विकास पहले होता है और उसके साहित्य का विकास उसके बाद में होता है। और ये भी सत्य है कि कुछ भाषाओं के अपने कोई साहित्य नहीं है, परंतु जिन भाषाओं के अपने साहित्य हैं उन भाषाओं और उनके साहित्यों में चोली दामन का साथ होता है। एक के विकास पर दूसरे का विकास निर्भर करता है। जैसे जैसे किसी भाषा का विकास होता है वैसे वैसे उसके साहित्य का विकास होता है, और जैसे जैसे किसी भाषा में साहित्य का विकास होता है वैसे वैसे उस भाषा में विकास होता है और वह समृद्ध होती जाती है। भाषा और साहित्य में अंतर। भाषा और साहित्य में पहला अंतर तो यह है कि भाषा विचार और विचार विनिमय का साधन होती है। साहित्य भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव और विचारों का समूह होता है। इनमें दूसरा अंतर यह है कि भाषा मनुष्य के सामाजिक संबंधों का आधार होती है और साहित्य किसी जाति, समाज और राष्ट्र के ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने का साधन होता है। भाषा और साहित्य में तीसरा अंतर यह होता है कि किसी भाषा का विकास पहले होता है, उसके साहित्य का विकास बाद में होता है। ये बात दूसरी है कि आगे चलकर ये एक का विकास दूसरे के विकास के साथ होता है। इनमें चौथा अंतर यह है कि किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्दकोश, व्याकरण और साहित्य से आंकी जाती है, कि साहित्य की समृद्धि भाषा के स्तर, अभिव्यक्ति की शैली और विचार गंभीर से आंकी जाती है। पांचवा और अंतिम यह होता है कि भाषा मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अभाव में ना तो वह सामाजिक व्यवहार कर सकता है और ना प्रगति कर सकता है। इसके विपरीत साहित्य मनुष्य के सौंदर्य पक्ष की संतुष्टि करता है, उसके इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखता है और वह कार्य बिना साहित्य के भी हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मदर टंग एंड ऑफ इट्स लिटरेचर, मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या हम मुख्य रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा तकनीशियनों और शिक्षा शास्त्रियों ने की है। इसमें भी सबसे पहले योगदान मनोवैज्ञानिकों का है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की प्रकृति और सीखने वालों की प्रकृति, इन दो आधारों पर सीखने के अनेक सिद्धांत नियमों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों ने सीखने के इन सिद्धांतों और नियमों के आधार पर शिक्षण के कई सिद्धांत विकसित किए हैं। इन शिक्षण सिद्धांतों में मुख्य सिद्धांत हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, व्यष्टिक भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य एवं प्रयोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार का सिद्धांत।
मातृभाषा और उसके साहित्य शिक्षण के सिद्धांत। मातृभाषा बच्चे जन्म के कुछ समय बाद सीखना शुरू कर देते हैं। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सभी भाषा शिक्षण विशेषज्ञ मातृभाषा को इसी क्रम में सिखाने पर बल देते हैं। मातृभाषा का संबंध दूसरा तथ्य यह है कि इससे बच्चे प्रारंभ में अनुकरण द्वारा सीखते हैं। मातृभाषा का संबंध तीसरा तथ्य यह है कि यह प्रयोग की वस्तु है। बच्चों को भाषा के प्रयोग के जितने अधिक अवसर मिलते हैं वे उतनी ही अधिक शीघ्रता से सीख जाते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर भाषा शिक्षण विशेषज्ञों ने मातृभाषा शिक्षण के निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का वर्णन किया है। स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, मौखिक से लिखित की ओर का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, प्रयोग या अभ्यास का सिद्धांत। परंतु मातृभाषा के शिक्षण के अलग से इन 4 सिद्धांतों का निर्माण करना हमें उपयुक्त नहीं जान पड़ता है। शिक्षण सिद्धांत तो उन्हें कहते हैं जो किसी भी विषय के शिक्षण पर लागू होते हैं। हम चाहे मातृभाषा का शिक्षण करें, चाहे किसी अन्य भाषा का शिक्षण करें, चाहे मातृभाषा के साहित्य का शिक्षण करें, चाहे किसी अन्य भाषा के साहित्य का शिक्षण करें, चाहे स्कूली पाठ्यचर्या के किसी अन्य विषय का या अथवा कला कौशल का शिक्षण करें, हमें शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उन सिद्धांतों को विषय विशेष के प्रकृति के अनुसार समझने और प्रयोग करने भी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखने की क्रिया का सबसे अधिक प्रभावशाली कारक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मनुष्य की वह आंतरिक उत्प्रेरक शक्ति है जो उसे किसी कार्य की ओर प्रवृत्त करती है। उदाहरण के लिए इंजीनियर बनने की इच्छा बच्चे को गणित पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करती है। मातृभाषा एवं उसके साहित्य का शिक्षण करते समय हमारा सर्वप्रथम प्रयास यही होना चाहिए कि बच्चे मातृभाषा सीखने और उसके साहित्य का अध्ययन करने के लिए उत्प्रेरित हों और उन्हें सीखने और समझने की आंतरिक इच्छा भी होनी चाहिए। बच्चों को मातृभाषा सीखने एवं उसके साहित्य का अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित किया जाना चाहिए। ये कार्य अनेक प्रकार से किया जा सकता है। सबसे उत्तम उपाय तो यह है कि बच्चों को ये स्पष्ट किया जाए कि उन्हें अपनी मातृभाषा के सर्वमान्य रूप में जितना अधिक ज्ञान होगा वे उसके प्रयोग में जितना अधिक निपुण होंगे समाज में उनका उतना ही अधिक सम्मान होगा। दूसरा पॉइंट आता है रुचि का सिद्धांत। सीखने के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य भी उजागर किया है कि यदि अभिप्रेरणा के साथ रुचि का भी हो तो बच्चे कम से कम समय में अपेक्षाकृत अधिक सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में रुचि वह अभिप्रेरक है जो मनुष्य को किसी भी वस्तु अथवा क्रिया की ओर उसका ध्यान आकर्षित करती है। मनोवैज्ञानिक रुचि को छिपा हुआ अवधान मानते हैं। उनके अनुसार जब बच्चों में किसी वस्तु अथवा क्रिया में रुचि जागृत होती है तभी उनका उस वस्तु अथवा क्रिया में अवधान होता है। हम सब भी ये जानते हैं कि बच्चे वे ही कार्य करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। अतः शिक्षण करते समय पाठ्यक्रम विषय में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना बहुत आवश्यक होता है। जब बच्चे किसी विषय को सीखने के लिए प्रेरित होते हैं तो उनमें रुचि भी जागृत हो जाती है, परंतु कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर इंजीनियर बनने की आवश्यकता किसी बच्चे को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि गणित विषय में उसकी रुचि भी हो। इसी प्रकार भाषा सीखने के लिए आवश्यकता भाषा बच्चों को भाषा सीखने की प्रेरित तो कर सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे भाषा अध्ययन में रुचि भी रखते हों। तभी अब विद्वान रुचि के सिद्धांत के प्रेरणा के सिद्धांत के साथ जोड़कर नहीं रखते हैं। अब आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे उनका शारीरिक अवयव सशक्त होते जाते हैं वैसे वैसे शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से वे क्रियाशील भी होते जाते हैं। सीखने की क्रिया में बच्चे जितने अधिक क्रियाशील होते हैं उतना ही अधिक अच्छा सीखना संभव होता है। यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमें पता चलेगा जब हम बच्चों को किसी ज्ञान को ग्रहण करने अथवा किसी क्रिया को कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वे शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से क्रियाशील हो जाते हैं। अब यदि बच्चों को इस क्रियाशीलता का प्रयोग न किया जाए तो वह सफल शिक्षण संभव नहीं होगा। मातृभाषा शिक्षण में बच्चों को क्रियाशील रखना चाहिए। मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, पठन, अभिनय आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा भाषा के पाठों में बच्चों को बराबर क्रियाशील रखा जा सकता है। नंबर 4, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। प्रत्येक स्तर पर बच्चों की अपनी दुनिया होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे अपने ढंग से नई दुनिया की कल्पना करने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि बच्चे उन विषयों
एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिनके वास्तविक जीवन से संबंध होते हैं। अतः पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य होना चाहिए। नंबर 5, आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से इस सत्य का पता चला है कि सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाता है वह उतनी अधिक स्मरण होती जाती है, और सीखी हुई क्रिया को जितनी बार दोहराया जाता है उसमें उतना ही अधिक कौशल होता है। अतः बच्चों को जो कुछ पढ़ाया जाए उसकी आवृत्ति उसी घंटे और उसी दिन के अनुसार होनी चाहिए। साथ साथ जब भी अवसर मिले उस ज्ञान अथवा क्रिया को प्रयोग करते रहना चाहिए। नंबर 6, पुनर्बलन का सिद्धांत। अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर B.F. स्किनर की सीखने की प्रक्रिया का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया गया। उससे पता चला है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब बच्चे सीखने वाले को सफलता मिलती है तो उसे बड़ा संतोष मिलता है। इस संतोष में उसे आगे सीखने के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, उसे सीखने का बल भी मिलता है। इससे उसमें पुनर्बलन का सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। नंबर 7, व्यष्टिक भिन्नता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य उजागर किया है कि कोई दो बच्चे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से समान नहीं होते हैं। इनकी रुचि, रुझान और क्षमताओं में भी बड़ा अंतर होता है। परिणाम स्वरूप इनकी सीखने की गति भिन्न होती है और सीखने की मात्रा में भी अंतर होता है। प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्र सीख जाते हैं, सामान्य बुद्धि वाले सामान्य गति से सीखते हैं और मंद बुद्धि वाले मंद गति से सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से शिक्षक करते समय हमें बच्चों की इस व्यष्टिक भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री के चयन का सिद्धांत। प्रभावशाली शिक्षण के लिए ये आवश्यक है कि हमें यथा विषय और उस विषय के यथा पाठ शिक्षण लक्ष्यों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, और जब पाठ्यचर्या के किसी अंश में हम शिक्षण करते हैं तो देखते हैं कि उसके द्वारा हम यथा उद्देश्यों में से किस उद्देश्य की ओर किस सीमा तक प्राप्ति कर सके हैं। पाठ्यचर्या प्रायः एक रूपरेखा होती है, उसे स्थूल रूप देना शिक्षक का कार्य होता है। नंबर 9, नियोजन का सिद्धांत। हमें शिक्षण प्रारंभ करने से पहले अपने पाठ की उचित योजना बनानी चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि हमें किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। बच्चों को पाठ्य सामग्री अथवा कराई जाने वाली क्रियाओं की ओर कैसे आकर्षित किया जा सकता है। पाठ्य का विकास किन विधियों से करना चाहिए जिससे और अधिक प्रभावशाली होगा। इस विकास क्रिया में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं और उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जाएगा, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि बच्चे वह सब सीख गए हैं या नहीं सीख पाए हैं कि जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं। यदि हम ये सब निश्चित किए बिना ही शिक्षण प्रदान करते हैं तो हम अपने अनुभव और योग्यता की चाहे जितनी जय बोलें, हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती है। पाठ की पूर्व योजना बनाना ही नियोजन का सिद्धांत है। नंबर 10, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को उजागर किया है कि शिक्षण में शिक्षक के शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार बहुत मायने रखता है। उन्होंने स्पष्ट किया यदि बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए तो बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं, परंतु यहाँ हमें प्रेम और सहानुभूति का अर्थ समझ लेना चाहिए। बच्चों के प्रति प्रेम का अर्थ उनके विकास के प्रति सचेत होना, समर्पित होना। जब बच्चों को ये विश्वास हो जाता है कि शिक्षक जो कुछ भी कर रहा है वह सब उसके हित के लिए कर रहा है तो उनके हृदय में शिक्षक के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता है, और जब ऊपर से प्रेम बरसता है तो नीचे से श्रद्धा उमड़ती है। तो शिक्षण का प्रभावशाली होना स्वाभाविक है, और बच्चे के प्रति सहानुभूति का अर्थ सह अनुभूति अर्थात जैसा बच्चे अनुभव कर रहे हैं वैसा ही शिक्षक अनुभव करें। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि बच्चे प्रौढ़ नहीं होते, उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकताएं प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं तथा बच्चों के प्रति सहानुभूति का अर्थ है शिक्षक का अपने आप को बच्चों की परिस्थितियों में ढालकर उनका मानसिक स्तर पहुंचकर उनकी भावनाओं, इच्छाओं, कठिनाइयों को जानना और उनका निवारण करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।